जॉली अम्मा जोसेफ एक पढ़ी लिखी समझदार महिला, उसकी सोसाइटी में एक अच्छी जान पहचान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में प्रोफेसर होने के कारण लोग उसकी काफी इज्जत करते हैं। उसकी मासूमियत ऐसी है कि हर किसी को वो अपनी अदाओं से अपना बना ले। पर इस मासूमियत से अपनी असली व्यक्तित्व को ढकते हुए जॉली जोसेफ ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिस पर एक पल के लिए उसे जानने वालों में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। एक सीधी साधी और धार्मिक महिला आखिर इतनी क्रूर कैसे हो गई कि उसने 2 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो बाहर दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, और यह कहावत जॉली पर एकदम सटीक बैठती है। तभी उसके इन कामों का पर्दाफाश होने में 17 साल लग जाते हैं और इसका खुलासा बेहद नाटकीय ढंग से होता है। ये बात है 4 अक्टूबर 2019 को, जब केरल के कुडाथाई गांव के लाड माथा चर्च के ग्रेवयार्ड से पुलिस की निगरानी में एक के बाद एक लाशें निकाली जाती हैं। अब आसपास के गांवों और शहरों में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद जब मीडिया में खबर पहुंचती है तो अगले दिन सुबह सभी न्यूज चैनल्स इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे, जिससे इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। और आखिर कब्रिस्तान से ये लाशें क्यों निकाली जा रही थी? पुलिस द्वारा उन लोगों के मरने के कई साल बाद भी ये लाशें निकालने की नौबत क्यों आई? आज की इस वीडियो में आप क्राइम की दुनिया से जुड़े एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे जिस तरह का केस शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप क्राइम की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य में घटित हुई इस घटना को केरल साइनाइड मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। यह क्राइम की कहानी केरल के पोनामट्टम परिवार में घटित होती है, जो कि कोरिकोड जिले के कुडाथाई गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार था। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस और उनकी धर्मपत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस। इनके 2 बेटे और एक बेटी भी थी। बेटों के नाम रोजो थॉमस और रॉय थॉमस थे और बेटी का नाम था रेंजी थॉमस। साथ ही टॉम थॉमस के एक भाई भी थे जिनका नाम जकारिया थॉमस था, जिससे उनका एक बेटा भी था शाजू जकारिया। रोजो थॉमस अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया, बाद में वहीं नौकरी भी करने लगा, जबकि रॉय थॉमस केरल में ही रहता था। इसी बीच जॉली जोसेफ और रॉय थॉमस की शादी हो गई। दरअसल इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए जब जॉली जोसेफ कुडाथाई गांव गई, जो रॉय थॉमस का गांव था, तो वहां उसकी मुलाकात रॉय थॉमस से होती है, जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता और पिता बाय प्रोफेशन रिटायर्ड टीचर्स थे। उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती थी। उनकी फैमिली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और रेप्यूटेड फैमिली थी। उनको भी अपने लड़के की शादी के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो पढ़ी लिखी, संस्कारी, धार्मिक और सुलझी हुई हो। जॉली जोसेफ में ये सारी चीजें सटीक बैठती थी, इसलिए उन्होंने अपने लड़के रॉय थॉमस को जॉली से शादी की अनुमति दे दी। अब 1997 में इडुक्की जिले के कटपना नामक जगह से ताल्लुक रखने वाली जॉली अम्मा जोसेफ की शादी बड़े ही धूमधाम से रॉय थॉमस से हो जाती है। जॉली जोसेफ का जन्म केरल के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिसके पिता पेशे से एक किसान थे। शादी के कुछ साल तक तो जॉली अम्मा जोसेफ अपने परिवार और अपने पति का इतना ख्याल रखती थीं कि कुछ ही सालों में पूरे परिवार की चहेती बन गई। वो सोसाइटी के लोगों के साथ भी काफी घुल मिल कर रहती थी, जिसके कारण वे लोग भी उसे एक सज्जन और पढ़ी लिखी महिला मानते थे। साथ में वो एक हंसमुख महिला थी, जिसके कारण वे लोग उसकी इज्जत करते थे। पर उनका ये भ्रम तब टूटने लगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल जॉली के भोले चेहरे और सरल व्यक्तित्व के पीछे एक शैतान छुपा था, जिसे लगभग 17 सालों तक कोई नहीं जान पाया। इसकी कहानी हम सबको डराने वाली है, पर साथ ही साथ ये हम सभी को इस तरह की घटनाओं से आने वाले भविष्य के लिए आगाह भी करती है। दरअसल 24 अगस्त 2002 को रॉय थॉमस की मां और जॉली की सास अनम्मा थॉमस, जो पेशे से एक टीचर थी, एक दिन वॉक करने के बाद वापस घर आती है, जिसके बाद वो हमेशा की तरह कुछ हेल्दी ड्रिंक करती हैं, जिसके लिए वो मटन सूप पीती हैं,
पर इसके पीने के तुरंत बाद उन्हें चक्कर आता है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। अब उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर वो दम तोड़ देती हैं। डॉक्टर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताते हैं। डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक को मौत की वजह मानने के कारण परिवार के लोग उनका पोस्टमार्टम ना कराने का फैसला करते हैं। अनम्मा थॉमस की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके पति टॉम थॉमस के कंधों पर थी और घर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी टॉम थॉमस ही लेते थे। अनम्मा को मरे हुए अभी 6 साल भी नहीं हुए थे कि उनकी पति और रॉय के पिता और जॉली के ससुर टॉम की भी मौत 28 अगस्त 2008 को हो जाती है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। मृत्यु से पहले टॉम थॉमस ने टैपियोका डिश का सेवन किया था, जिसको खाने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत का तरीका भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से मैच कर रहा था, जिसके कारण उनके परिवार के लोग उनकी भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजते हैं और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि टॉम की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। परिवार घर के मुखिया टॉम थॉमस की मौत से उबर ही रहा था कि ठीक 3 साल बाद 9 सितंबर 2011 को घर के एक और प्रमुख सदस्य अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के पुत्र रॉय थॉमस की भी मौत हो जाती है, जो कि जॉली जोसेफ के पति थे। पुलिस अब रॉय थॉमस की मौत की जांच करती है तो इसका कारण निकल कर आता है सुसाइड। जब रॉय थॉमस की मृत्यु हुई थी तब उनके बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट में सामने आता है कि उन्होंने मरने से पहले साइनाइड पॉइजन कंज्यूम किया था। पुलिस जांच में यह पता चलता है कि मौत के समय रॉय थॉमस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा जब पुलिस रॉय थॉमस की पत्नी जॉली से इसके बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि रॉय इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे थे, जिसके कारण वे शराब के आदी हो गए थे और उससे अक्सर झगड़ा भी किया करते थे। पुलिस की जांच में यह मामला आत्महत्या का नजर आता है, जिससे पुलिस आगे की जांच नहीं करती है। इसके बाद 24 फरवरी 2014 को रॉय थॉमस के मामा और अनम्मा थॉमस के भाई मैथ्यू मंजारियाल भी विस्की का सेवन करने के बाद अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। उम्र अधिक होने के कारण परिवार वाले इनके भी मौत को नेचुरल डेथ मानते हैं और पोस्टमार्टम ना कराने का निर्णय लेते हैं। आपको हम बता दें, मैथ्यू ही वो शख्स थे जिन्होंने रॉय की अचानक मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जोर दिया था। पिछले 12 सालों में परिवार में हुई 4 मौतों ने परिवार में सभी को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसके बाद हुई मौत ने तो सभी को निस्तब्ध कर दिया। जब रॉय थॉमस के चचेरे भाई शाजू जाकरिया की मासूम 2 साल की बेटी अल्फाइन सरखारियास की भी अचानक मौत हो जाती है और अब तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिर इस छोटी सी बच्ची की जान कैसे चली गई। हालांकि इस परिवार में मातम का माहौल अभी भी नहीं रुका और अल्फाइन की मौत के 2 साल के भीतर ही साल 11 जनवरी 2016 को उसकी मां सीली की भी दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। सीली और अल्फाइन की मौत में एक चीज कॉमन थी कि उन दोनों की मौत दौरा पड़ने से हुई थी। उनको सांस लेने में दिक्कत थी और मरने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। 14 सालों में हुई इतनी मौतों ने परिवार को लगभग खत्म सा कर दिया था। जो परिवार किसी समय पर एक वेल्थी जॉइंट फैमिली के रूप में जाना जाता था, वही अब प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर हिस्सों में हो गया था। पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी मौतें इतने कम समय में कैसे हो गई हैं। पर पूनामट्टम परिवार के पड़ोसी और रिश्तेदार मानते हैं कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, जिसके कारण एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। घर की जॉली भी लोगों से यही बात बताती है। अब रॉय थॉमस की पत्नी जॉली जोसेफ अपने पति के मरने के बाद 2017 में दूसरी शादी करने का फैसला करती हैं, वो भी घर के ही एक सदस्य से। वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि रॉय थॉमस का चचेरा भाई शाजू जाकरिया था, जो कि एक टीचर के रूप में काम कर रहा था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, शाजू पहले से ही शादीशुदा था और उसकी शादी सीली से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अल्फाइन था। पर अब वो अकेला था। उसकी पत्नी सीली और बेटी अल्फाइन की मौत हो चुकी थी। परिवार में इन मौतों के बाद घर के सदस्य मानते हैं कि वे लोग अपने ही तरीकों से मरे हैं। घर का एक सदस्य ऐसा था जो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसको लग रहा था कि ये कोई स्वाभाविक मौतें नहीं है, बल्कि इनके पीछे किसी का हाथ है।
वो सदस्य था अमेरिका में रह रहा रॉय थॉमस का भाई रोजो थॉमस। इसलिए उसने 2017 में पुलिस से शिकायत की कि उसके भाई रॉय थॉमस के शरीर में पाए गए साइनाइड जहर की जांच की जाए, पर पुलिस ने इसको सुसाइड मानते हुए उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया। इसलिए उसको अपनी बात मनवाने के लिए और भी सबूत जुटाने पड़ते हैं। इसी बीच रोजो को यह भी पता चलता है कि टॉम की प्रॉपर्टी के पीछे किसी की बुरी नीयत है और उसका शक किसी बाहरी शख्स पर नहीं बल्कि उसकी भाभी यानी रॉय थॉमस की वाइफ जॉली अम्मा जोसेफ पर ही था। रोजो को पता चलता है कि जॉली जोसेफ ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखे हैं और रॉय थॉमस की सारी प्रॉपर्टी पर अपना दावा कर रही हैं। जॉली लोगों को बताती है कि टॉम उसे इतना चाहते थे कि उन्होंने मरने से पहले खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करती थी। रोजो को इसकी भी खबर थी कि जॉली, जो अपने आप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर बताती हैं, वो बात उसकी झूठी है और उसके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी फर्जी है। अब लोग जॉली को शक की नजर से देखने लगते हैं और समय बढ़ने के साथ परत दर परत उसके झूठे कारनामों का खुलासा होने लगता है। इसके अलावा रोजो थॉमस अपने सर्च में एक बात पाता है कि घर के सभी सदस्यों की हत्या में एक पैटर्न छिपा हुआ है, जिसमें इन सभी की मौत कुछ खाने या कुछ पीने के बाद ही हुई है। और परिवार के कुछ सदस्यों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने भी आ चुकी है कि उनकी बॉडी में साइनाइड जहर के अंश पाए गए हैं। वो इन सारे सबूतों को लेकर 2 साल बाद फिर से कोरिकोड पुलिस के पास जाता है और इसकी बातों को सुनकर इस बार पुलिस भी कन्विंस हो जाती है और आगे की जांच करने में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस अब घर के जीवित बचे सदस्यों से बात करती है, जिनमें रोजो के चचेरे भाई शाजू और उसकी दूसरी पत्नी जॉली से भी एक बिंदु की पड़ताल करती है और उन सभी बातों को वेरीफाई भी करती है जो रोजो थॉमस द्वारा पुलिस को बताए गए थे। अब पुलिस को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है और रोजो थॉमस द्वारा किए गए सभी दावे पुलिस के सामने एक के बाद एक सच होने लग जाते हैं। ये इस केस में अब तक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे थे उनसे पुलिस का दोषी तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान हो गया था। अब अक्टूबर 2019 में पुलिस फैसला करती है कि परिवार में पिछले कुछ सालों में हुई मौतों की फिर से जांच की जाएगी, जिसके लिए वो उन सभी डेड बॉडीज को 4 अक्टूबर 2019 को उनकी कब्रों से निकलवाती है। अब इन सभी डेड बॉडी को हैदराबाद की प्रसिद्ध फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए देश दुनिया के अन्य जाने माने फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स की भी मदद ली जाती है, जिसमें एक और हैरान कर देने वाली जानकारी निकल कर सामने आती है जो हम आपको आगे बताएंगे। इसी बीच पुलिस भी शाजू जाकरिया की दूसरी बीबी जॉली जोसेफ से पूछताछ करना प्रारंभ करती है, जिसमें पहले तो जॉली उनके सवालों के उत्तर अपने हिसाब से बना बना कर देती है, पर जैसे ही पुलिस अपने प्रश्नों का दायरा बढ़ाती है तो फिर वो उससे बच नहीं पाती है और वो सारे जवाबों के उत्तर सही सही देने लगती है। अब तारीख थी 5 अक्टूबर 2019 की, जब पुलिस 47 साल की जॉली जोसेफ को अपने पति, सास ससुर और 3 अन्य लोगों की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पूरे केरल सहित पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जॉली जोसेफ ने घर के लोगों से बताया था कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरिकोड में एक कॉमर्स प्रोफेसर हैं और वो रोज सुबह 8 बजे अपने काम पर निकल जाती थी और शाम 5 बजे वापस घर आ जाती थी। रोजो थॉमस को पहले ही शक था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए जब उसने एनआईटी कालीकट में इस बाबत पूछताछ की तो उसे यही बताया गया कि उनके पास जॉली जोसेफ नाम की कोई महिला प्रोफेसर या कर्मचारी नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड देखने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उस आइडेंटिटी कार्ड को फर्जी करार दे दिया। पर अब सवाल ये था कि आखिर वो 14 सालों तक कहां जाती रही, क्योंकि प्रतिदिन वो उसी टाइम पर स्कूल जाती रही और इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद वो वापस घर आ जाती। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसने ये काम 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 14 सालों तक किया। पुलिस ने जब ये सवाल जॉली से किया तो वो कहती है कि वो अपना ज्यादातर समय पास के चर्च में बिताया करती थी और कभी कभी वो एनआईटी की कैंटीन में भी चली जाती थी। पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि उसका हस्बैंड शाजू जाकरिया 1.5 साल से उसके साथ था, पर उसको भी ये नहीं पता था कि वो फर्जी आईडी कार्ड के सहारे सबको गुमराह कर रही है। शाजू बताता है कि उसको इस बात की जानकारी 6 महीने पहले ही हुई थी,
जांच में पता चलता है कि जॉली अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ही नहीं पूरा कर पाई थी और उसने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। पुलिस ने जॉली के करंट हस्बैंड शाजू जकरिया से काफी पूछताछ की कि कहीं जॉली के इन कारनामों में उसका भी तो हाथ नहीं है, लेकिन उसके सम्मिलित होने की कोई जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई। पुलिस द्वारा ये जांच करने के बाद इन सभी मर्डर्स के पीछे जॉली जोसेफ का ही हाथ है। पुलिस उसके बचपन से लेकर अब तक का सारा बायोडाटा खंगालने और फैमिली बैकग्राउंड की तहकीकात करने के लिए इडुक्की जिले में स्थित उसके गृह नगर कटप्पना जाती है। अब पुलिस जॉली से जुड़ी हर एक चीज की जानकारी जुटाती है ताकि उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए जा सके। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में 6 डेड बॉडीज में से 4 में साइनाइड ना मिलने की पुष्टि होती है, पर पुलिस बताती है चूंकि ये शव काफी पुराने हो चुके हैं इसलिए साइनाइड मिलने की संभावना कम हो जाती है। पर पुलिस के पास सबस्टेंशियल एविडेंस पहले से ही मौजूद थे जो कि जॉली ने खुद कबूल किए थे और ये एविडेंस उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए काफी थे। इसके अलावा पुलिस जांच में भी काफी ऐसी बातें पाई गई थीं जो जॉली के जघन्य अपराध को बयां कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में जॉली ने एक बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि उसके निशाने पर परिवार के 2 और बच्चे और कुछ अन्य सदस्य भी थे। इससे पता चलता है कि उसका इरादा कितना खतरनाक था। वो अपने स्वार्थ के लिए और भी निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए कैसे तुली हुई थी। यदि उसे रोजों की निशानदेही में ना पकड़ा जाता तो वो और कितने और खतरनाक कामों को भविष्य में अंजाम दे सकती थी। इसके अलावा उसने 3 अन्य लोगों को भी मारने का प्रयास किया था, पर समय से उपचार मिल जाने पर वो सभी बच गए थे। रॉय और रोजो थॉमस की बहन रेंजी थॉमस ने बताया कि जॉली ने उसकी भी जान लेने की साजिश रची थी, पर समय से इलाज मिल जाने के कारण उनकी जान बच गई। अब सवाल आता है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों? कौन सा ऐसा कारण था जिसने उसे ये खतरनाक काम करने के लिए मजबूर किया? दरअसल जॉली घर की बॉस बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी ना हिले और इसके लिए उसने उसके रास्ते पर आ रहे सभी लोगों को हटाने का निर्णय लिया। इसी कारण वो एक के बाद एक मंसूबों को अंजाम दे रही थी। सबसे पहले उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस को अपने रास्ते से हटाया, जिनके पास घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारी थी और घर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी वही लेती थी। अनम्मा के जाने के बाद टॉम थॉमस घर के सबसे वरिष्ठ आदमी थे और घर का सारा काम उनकी निगरानी में होता था। इसलिए जॉली ने उनको भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है। इसके बाद अगला निशाना उसका खुद का पति रॉय थॉमस ही बनता है, जिससे उसकी कम बनती थी और वो रॉय थॉमस के चचेरे भाई शाजू जकरिया से शादी करना चाहती थी, जो पहले से ही शादीशुदा था। और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पर इसके लिए भी उसने प्लानिंग बना रखी थी, जिसके लिए पहले तो उसने उसकी बेटी को निशाने पर लिया, फिर उसकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब उसका शाजू से शादी करने का रास्ता लगभग क्लियर हो गया था। अब उसका अगला निशाना थे रॉय थॉमस के मैटरनल अंकल और अनम्मा थॉमस के भाई मैथ्यू मंजारियाल, क्योंकि वो उनको भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि उनकी जिद पर ही रॉय थॉमस की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उसका भांडा फोड़ने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जॉली ने मरने के लिए साइनाइड का ही प्रयोग क्यों किया? दरअसल पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग सोने को चमकाने के लिए किया जाता है और इसको खाने से इंसान की मौत हो जाती है, पर इसकी एक निश्चित मात्रा किसी के लिए मीठा जहर का काम करती है और ये अचानक से असर ना करके धीरे धीरे किसी की जान ले सकती है। ठीक वैसा ही किया जॉली जोसेफ ने। उसने घर के सदस्यों को साइनाइड की ज्यादा मात्रा ना देकर उसकी छोटी छोटी डोजेस दी, जिसके धीरे धीरे असर ने किसी को शक पैदा नहीं होने दिया। जॉली को कहां से मिला ये साइनाइड? अब बड़ा सवाल आता है कि आखिर जॉली थॉमस को ये साइनाइड कहां से मिला था? दरअसल उसकी जान पहचान प्राजू कुमार नामक व्यक्ति से थी, जो पेशे से एक ज्वेलर था। उसी ने इसे उपलब्ध कराया था। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस प्राजू को भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा एम मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसने यह साइनाइड उपलब्ध कराने में उसकी काफी मदद की थी। यदि इस केस की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जॉली अम्मा जोसेफ अभी जेल में बंद है, पर 2021 में केरला हाई कोर्ट द्वारा जॉली को बेल मिल गई थी, पर उसके अपराध को देखते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने केरला हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया। इसलिए उसको काफी लंबे समय बिना बेल के ही तक जेल में रहना पड़ सकता है।
इसी बीच जॉली के वर्तमान पति शाजू ने भी जॉली से तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी है। जॉली को कोरिकोड जेल में बंद करने के बाद वो अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का भी प्रयास करती हैं, पर समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, एक महिला ने अपने एक स्वार्थ के लिए 14 सालों में 6 लोगों की जान ले ली और कुछ लोग उसकी साजिश का शिकार होते होते बच गए और आगे ना जाने कितने और लोग इसका शिकार बन सकते थे। इस केस में कोर्ट के द्वारा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।